मैं बोला सर आप लोगों का अपना YouTube चैनल आरसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान भरी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका हौसला बुलंद है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना को किस तरह से साकार किया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11 का इलेक्टिव हिंदी, जो कि मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1 करने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मान सरिता, जो कि प्रेमचंद की ही एक कहानी है। एक है मान अपमान। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है मनोरंजन। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है मानसरोवर। तो बताना है कि इनमें से किसमें, कौन सी पुस्तक में सारी कहानियां प्रेमचंद की दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर है मानसरोवर। याद रखना दोस्तों, मानसरोवर जो है प्रेमचंद की सभी कहानियां जो है इसमें संग्रहित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्योहार का वर्णन किया गया है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ईदगाह, जो पढ़ने के बाद पता चलता है कि गरीबी क्या होती है। गरीबी क्या होती है ये चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो क्वेश्चन है ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्योहार का वर्णन किया गया है। 12 मार्च, शब्बे रात। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है ईद। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है ईद उल जुहा। यानी कि ये 4 ऑप्शन आपके पास है। जैसे कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ईदगाह, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईद। यानी ईद एक त्योहार होता है, उस त्योहार से इसका संबंधित है। अब अगला जो क्वेश्चन है कि दोपहर के भोजन के लेखक कौन है। दोपहर के भोजन, ये भी आपके बुक से ही है। तो बताना है कि दोपहर के भोजन जो शीर्षक है उसके जो लेखक है कौन है। अमरकांत है, प्रेमचंद है, हरिशंकर परसाई है, यह इनमें से कोई नहीं है। तो जो दोपहर के भोजन है उसके जो लेखक है वो है अमरकांत। उनके जो लेखक है वो है अमरकांत। और ईदगाह जो चैप्टर था उनका लेखक जो है वो है प्रेमचंद। तो हर कोई न कोई किसी न किसी चैप्टर से रिलेटिव है, बारी बारी से बताया जाएगा। फिलहाल दोपहर के भोजन के जो राइटर थे, जो लेखक थे, वो थे अमरकांत। याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों को मैं बता दूं कि पूरे हिंदी इलेक्टिव बुक से 3 ऐसे क्वेश्चन होगा जो जिसमें मतलब कि एक लेखक का नाम पूछा जाएगा। शीर्षक आपको दिया हुआ रहेगा और लेखक का नाम पूछा जाएगा, या फिर ऐसा भी कर देगा कि लेखक दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा कहानी, निबंध जो भी रहेगा वो लिखा गया है या उसकी रचना की गई है, पूछा जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्धेश्वरी हाय राम ये वर्ड बोल करके, यानी कहती है और कह करके जमीन पर क्यों लेट गई। हाय राम कह करके वो जमीन पर क्यों लेट जाती है। तो ये भी सिद्धेश्वरी हाय राम कहती क्यों, वजह क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है पेट दर्द के कारण से। ऑप्शन बी कह रहा है अधिक थकान के कारण से। ऑप्शन सी कह रहा है चोट लगने के कारण से। और ऑप्शन डी कह रहा है खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण से ही वो जमीन पे हाय राम बोल करके लेट गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है टॉर्च बेचने वालों में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है। किस पर प्रहार किया है। तो टॉर्च बेचने वाले मतलब एक शीर्षक है, उसमें टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है। तो ऑप्शन ए है भ्रष्टाचारों पर। ऑप्शन बी है आस्थाओं के बाजारीकरण पर। ऑप्शन सी है धार्मिक पाखंडों पर। और ऑप्शन डी जो है वो है इनमें से सभी।
तो टॉर्च बेचने वाले में धार्मिक पाखंडों पर प्रहार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्यों रे तूने चोरी की है। ये आप लोगों के ही बुक इलेक्ट्रिक का है, जिसमें चैप्टर का नाम रखा गया है गूंगे। चैप्टर का नाम है गूंगे, इसी चैप्टर से लिया गया है क्यों रे तूने चोरी की है। प्रश्न गूंगे से किसने किया, तो बताना है कि गूंगे से किसने पूछा कि क्यों रे तूने चोरी की है, किसने पूछा था। तो ऑप्शन ए है बसंता, ऑप्शन बी है सुशीला, ऑप्शन डी है शकुंतला और ऑप्शन डी है चमेली। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चमेली। इन्होंने पूछा था कि क्यों रे तूने चोरी की है। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा फुले ने क्या उपाय किया। अस्पृश्य यानी कि छुआछूत, ऐसे जो नीच जाति छुआछूत जाति के भावना में आते थे, अभी तो कानून को हटा दिया गया है, लेकिन वैसे जातियों के लिए ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने क्या किया था। तो पहला ऑप्शन है अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कराया, यानी पहले उन जातियों के बच्चे को क्या कराया, शिक्षा का प्रबंध कराया, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अस्पृश्य जातियों की स्त्रियों की शिक्षा का विरोध किया, क्या स्त्रियों की जातियों की शिक्षा का विरोध किया था, ये दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन सी है अस्पृश्य जाति की लड़कियों को पाठशाला ना भेजने का निवेदन किया, क्या बोला गया कि अस्पृश्य जाति के आप लोग हैं तो आप लोग पाठशाला ना जाए, ऐसा ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन डी है अस्पृश्य जाति की दंपतियों का बहिष्कार किया, दंपति यानी पति पत्नी की क्या उनको बहिष्कार कर दिया गया, नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है कि अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कराया गया, उन जातियों की शिक्षा का प्रबंध करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग को उजागर किया है। सबसे पहले बात तो क्वेश्चन में ही एक आंसर आपको मिल रहा है, एक आंसर ये मिल रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश, इसको हम लोग थोड़ा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं इसलिए क्योंकि ये है हमारे शीर्षक, और उन शीर्षक का जो रचनाकार है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग को उजागर किया है, यानी खानाबदोश कहानी जो है उसमें किस प्रकार के वर्ग का वर्णन किया गया है, यानी विस्तारपूर्वक बताया गया। तो बताना है ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, यानी कि जो एकदम मेहनत मजदूरी करके जीवन जीते हैं वैसे वर्ग, कारीगर है, धनवान है या कलाकार वर्ग है, यानी 4 वर्गों का जिक्र किया गया है। बताना है कि कौन सा वर्ग है जिसको इस खानाबदोश शीर्षक में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का वर्णन खानाबदोश शीर्षक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है लाल और उसके साथियों के घरों से पुलिस ने क्या बरामद किया। लाल और उनके साथियों के घरों से पुलिस ने क्या बरामद किया, यानी क्या क्लू यानी सबूत यानी जो भी चीजें मिला था, क्या क्या मिला था ये पूछा गया है। कह रहा है 2 पिस्तौल मिला था, बी नंबर कह रहा है बहुत से कारतूस मिला था, और सी नंबर कह रहा है पत्र मिला था, और डी नंबर कह रहा था कि ये सभी मिला था। तो ये कह रहा है डी नंबर। तो कहने का ये मतलब है कि लाल और उसके साथियों के घरों से पुलिस ने क्या क्या इकट्ठा किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका डी नंबर, ये सब कुछ मिला था, कारतूस मिला था, पत्र मिला था, पिस्तौल भी मिला हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नए की जन्म कुंडली एक गजानन माधव मुक्ति बोध की किस विधा की रचना है। यहाँ एक क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन में आंसर है कि नए की जन्म कुंडली ये एक शीर्षक है, और उस शीर्षक का जो मतलब कि रचना राइटर है, वो राइटर जो लेखक है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध बोल रहा है किस विधा की रचना है, क्या वो कहानी है, निबंध है या कुछ और है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है संस्मरण,
दूसरा ऑप्शन है कहानी। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर वो है जीवनी है, या फिर बी नंबर जो दिया है वो दिया है निबंध है। तो दोस्तों जो नए की जन्म कुंडली है, ये जो शीर्षक है गजानन माधव मुक्तिबोध की, वो है ऑप्शन नंबर डी निबंध। वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी निबंध है, यानी कि जो शीर्षक वो निबंध से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना किससे किया है? तो पहला ऑप्शन है रेल इंजन से, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है रेलगाड़ियों से, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है रेलगाड़ियों के डिब्बों से, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है टैक्सी से। यानी 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना रेलगाड़ियों से की है। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेदिका हिंसा हिंसा ना भवति। वेदिका हिंसा हिंसा ना भवति नाटक का जो रचयिता है, यानी कि जो राइटर है, लेखक है, वो कौन है? तो वेदिका हिंसा हिंसा ना भवति मोहन राकेश, ये पहला ऑप्शन है। क्या इन्होंने ये रचा है? ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है हरिशंकर परसाई, और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो बताना है कि किसने इसे रचा है। तो इसकी रचयिता जो है वो ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। तो इसे आप बढ़िया तरह से याद कर ले। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है बालम आओ हमारे गेह रे। 13 जो है वो कह रहा है बालम आओ हमारे गेह रे में कबीर के अनुसार बालम का क्या अर्थ है? ये कबीर का दुआ से लिया गया है और कहा गया है कि बालम आओ हमारे गेह रे। इसमें बालम कौन है ये बताना है। इसमें बालम जो है वो है ईश्वर। इसमें बालम जो है वो क्या है? ईश्वर है, यानी उसकी तुलना जो है, यानी कि उसका जो अर्थ बताया गया है वो है उसका अर्थ ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? गोपियों के अनुसार बताना है कि कृष्ण को क्या सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय यदि देखा जाए तो उनके मुरली ही है, उनके मुरली ही है जो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नंदलाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? एक बार और क्वेश्चन सुन लो। नंदलाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस सेंटेंस को हम देख रहे हैं कि यहाँ भी न, यहाँ भी न, यहाँ भी न, यानी कि किसी भी वाक्य में यदि एक ही वर्ड की पूर्णावृत्ति होती है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार के रूप में जानते हैं। तो ये अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है, इसमें कौन सी अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पद्माकर, पद्माकर किस भाषा के कवि थे? पद्माकर किस भाषा के कवि थे? ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताना है कि पद्माकर किस भाषा के कवि थे। तो पद्माकर जो थे वो साहित्यक ब्रज भाषा के कवि थे, साहित्यक ब्रज भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? संध्या के बाद, संध्या के बाद जो कविता है, कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है? तो बताना है कि संध्या के बाद में जो वृद्ध विधवा है उनकी तुलना किससे किया गया है? ऑप्शन ए है बगुलों से, ऑप्शन बी है कोयल से, ऑप्शन सी है हंस से, और ऑप्शन डी है मैना से। तो बताना है कि किससे उसकी तुलना की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बगुलों से की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है माँ बाप मर जाने के बाद हामिद की परवरिश कौन करता है? माँ बाप की मृत्यु के बाद तीसरा जो चैप्टर है उसमें हामिद जो है
के बचपन में उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनका जो पालन पोषण होता है वो कौन करता है? ऑप्शन ए है नाना, ऑप्शन बी है बाबा, ऑप्शन सी है दादी, ऑप्शन डी है चाचा। तो बताना है कि हामिद का परवरिश किसने किया? तो उनकी दादी ने हामिद का परवरिश किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन कह रहा है भीख नहीं मांगता हूं। पहला ऑप्शन कह रहा है, इसका अर्थ यानी संकेत बता रहा है कि क्या बता रहा है कि पहला कह रहा है कि भीख नहीं मांगता हूं। दूसरा कह रहा है भुजाओं में बल है, यानी भुजाओं की ओर रखकर क्या कहता है कि भुजाओं में बल है। ऑप्शन सी कह रहा है मेहनत का खाता हूं, और ऑप्शन डी कह रहा है चोरी नहीं करता हूं। तो ऑप्शन सी जो है वो ये इसका राइट आंसर होगा कि मेहनत का खाता हूं। यही संकेत देने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। ऊंची अदालत ने लाल को, बंगड़ लठेत को तथा दो अन्य को क्या सजा दिया? क्वेश्चन कह रहा है ऊंची अदालत ने लाल को, बंगड़ लठेत को तथा दो अन्य को क्या सजा सुनाया? तो क्या सजा सुनाया? ऑप्शन ए कह रहा है आजीवन कारावास, ऑप्शन बी कह रहा है फांसी, ऑप्शन सी कह रहा है 10 वर्ष का कैद, और ऑप्शन डी कह रहा है 5 वर्ष का कैद। तो बताना है कि लाल और उनके जो साथी थे बंगड़ लठेत और जो दो अन्य साथी थे उनको क्या सजा सुनाया गया था? तो इनको फांसी की सजा सुनाया गया था। इनको फांसी की सजा सुनाया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? हिंदी इलेक्टिव का ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे बढ़िया तरह से याद कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।